साइंस क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत है। और दोस्तों, पिछली क्लास के अंतर्गत हम मध्य प्रदेश का जो वर्ग 3 का जो एग्ज़ाम होने वाला है दोस्तों, उसके अंतर्गत हमने 2 वीडियो कवर कर ली थी। इसके अंतर्गत दोस्तों हमने बाल विकास सब्जेक्ट के 2 चैप्टर कवर कर लिए थे। और दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं तीसरा चैप्टर, जिसका नाम है दोस्तों बालकों के विकास के सिद्धांत। ये दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है और बालकों के विकास से संबंधित इसके अंतर्गत प्रश्न हैं। एक दो प्रश्न एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आने की पूरी संभावना है दोस्तों। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण मैं आपके लिए प्रश्न लेकर आ रहा हूँ। ये यूपी टेट, एमपी टेट और पटना टेट, सारे जो भी टेट हैं उनके अंतर्गत आए हुए प्रश्न है दोस्तों। एक ही प्रश्न ऐसा नहीं है जो क्वेश्चन पूछा नहीं गया है। तो आप इनको अच्छी तरह देखें, समझें, पढ़ें, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। और इन एग्जामों में अगर ये क्वेश्चन दोबारा से आते हैं, इनसे रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप उनको आसानी से लगा सकते हैं। चलो दोस्तों, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए हम स्टार्ट करते हैं बालकों के विकास के सिद्धांत। और दोस्तों आपसे अनुरोध है कि आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब दोस्तों ज़रूर करें। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं प्रथम प्रश्न के साथ। आपका पहला प्रश्न है, बच्चों के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। दोस्तों आपका पहला प्रश्न है, बच्चों के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। तो बच्चों के जो विकास के जो दोस्तों सिद्धांत हैं, वो शिक्षक उसको किस प्रकार से समझता है। जब आपसे प्रश्न पूछा गया है तो आपका पहला जो ऑप्शन आता है दोस्तों, इसके अंतर्गत आपसे पूछा शिक्षार्थियों की भिन्न अभिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में, या फिर दूसरा ऑप्शन है शिक्षार्थियों के सामाजिक स्तर को पहचानने में, या तीसरा है शिक्षार्थी की आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में, या चौथा है दोस्तों शिक्षार्थियों को क्यों पढ़ाना चाहिए या औचित्य स्थापित करने में। तो दोस्तों इसका जो आंसर निकलेगा वो है इसका पहला उत्तर। इसका अर्थ है शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में। क्योंकि दोस्तों बालकों के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की शैलियाँ निर्धारित होती हैं, उनके अंतर्गत आती हैं, तो उनको हम पहचानने में शिक्षक की महत्वपूर्ण दोस्तों भूमिका है। क्योंकि दोस्तों इस सिद्धांत के बारे में अगर बात कर ली जाए तो इसके जो व्यवहार होते हैं, जो बालकों के जो व्यवहार होते हैं, हम उनके व्यवहार को जाने बगैर कोई भी प्रक्रिया नहीं कर सकते, या प्रक्रिया उनके बारे में कुछ नहीं बता सकते, उनके बारे में कुछ भी पता नहीं चल सकता। इसलिए दोस्तों उनके व्यवहार को शिक्षक को सबसे पहले जानना बहुत आवश्यक है। उसी के अंतर्गत ये पहला जो उत्तर है शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। तो दूसरा प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, बालक के व्यक्तिगत अध्ययन की मनोवैज्ञानिक विधि है। मतलब दोस्तों इसने जो पूछा है बालक के व्यक्तिगत अध्ययन की मनोवैज्ञानिक विधि क्या है, तो इसका जो दोस्तों आपके ऑप्शन है रेटिंग स्केल, प्रश्नावली से बता सकते हैं आप, केस स्टडी करके, या प्रयोगात्मक विधि से। तो दोस्तों इसका आंसर है केस स्टडी। केस स्टडी करके दोस्तों व्यक्तिगत अध्ययन की मनोवैज्ञानिक जो विधि है वो महत्वपूर्ण है केस स्टडी। मतलब बच्चे का ऐसा केस क्या है, बच्चा किस प्रकार का व्यवहार करता है, उसकी सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। इसको केस स्टडी दोस्तों बोला जाता है। वो व्यक्तिगत अध्ययन के अंतर्गत आती है और ये मनोवैज्ञानिक दोस्तों एक विधि है। और व्यवहारवाद का आपको पता है कि जो जनक है वो वॉटसन है, ये आपको ध्यान रखना है। वॉटसन प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हैं जो व्यवहारवाद के जनक हैं, ये आपको दोस्तों ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। आपका दोस्तों तीसरा प्रश्न है, सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है। मतलब सीमा नाम की जो लड़की है वो हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है, जबकि लीना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है। लेकिन लीना जो है, ऐसे स्टूडेंट आपने देखे होंगे क्लास के अंतर्गत, जो 2 प्रकार के स्टूडेंट होते हैं। एक स्टूडेंट जो होते हैं वो उनको बहुत जल्दी गेन कर लेते हैं दोस्तों, उनको बहुत जल्दी समझ में आ जाता है। और जो दूसरे स्टूडेंट होते हैं उनको थोड़ा सा धीमे समझ में आता है या लेट समझ में आता है। तो जो यही प्रश्न आपसे पूछा गया है यहाँ पर कि सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है, जबकि लीना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है। यह विकास के इसके सिद्धांत को दर्शाता है दोस्तों। इसका आंसर आपको लगाना है, यह विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है। आपके ऑप्शन है दोस्तों व्यक्तिगत भिन्नता, अंतर संबंध, निरंतरता, सामान्य से विशिष्ट की ओर। दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए, बताइए दोस्तों आपकी नज़र में। इसका तो दोस्तों मैं बता देता हूँ, इसका जो आंसर होगा वो होगा दोस्तों वैयक्तिक भिन्नता। दोनों के अंतर्गत दोस्तों वैयक्तिक भिन्नता की अंतर से, उनके इस सिद्धांत की वजह से इन दोनों को समझ में, एक को जल्दी आ जाता है, एक को लेट से आता है। यह आपको दोस्तों ध्यान रखना है। इससे व्यक्तिक जो दोस्तों भिन्नता होते हैं, इससे जो बालक के अंतर्गत जो सीखने की जो दर होती है दोस्तों, जो गति होती है, उसके अंतर्गत प्रवृत्ति के अंदर अंतर पाया जाता है। ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है। उसको जो बाल विकास की भाषा में व्यक्तिक भिन्नता कहते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपसे चौथा प्रश्न दोस्तों पूछा जाएगा,
शिक्षक अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है। और शिक्षण के द्वारा जो अधिगम प्रक्रिया है दोस्तों, उसके अंतर्गत ध्यान देना महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपसे ऑप्शन है शिक्षार्थी हमेशा समूह में ही बेहतर सीखते हैं। शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम में ऐसा ही बताया गया है। इससे प्रत्येक शिक्षार्थी को अनुशासित करने के लिए शिक्षकों को बेहतर अवसर मिलते हैं। बच्चों की विकास दर भिन्न होती है और वे भिन्न तरीके से सीख सकते हैं। दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, आप बताइए। इसका आंसर क्या होना चाहिए आपके नज़र से? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है। दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो होगा द। बच्चों की विकास दर भिन्न होती है और भिन्न तरीके से सीख सकते हैं। दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम के अंतर्गत आया हुआ प्रश्न है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आपको अपने आप क्वेश्चन आंसर लगाने हैं दोस्तों, उसका मैं उसका उत्तर बताऊंगा आपको। तो मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। पांचवा प्रश्न है दोस्तों, मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? मतलब दोस्तों इसमें बताया गया है कि जो मानव का जो विकास होता है वो किन सिद्धांतों पर आधारित होता है, और आपको इनमें से उस सिद्धांत जो विकास का जो सिद्धांत नहीं है उसको आपको इनमें से पहचानना है। ऑप्शन में से आपका ऑप्शन है सामान्य से विशिष्ट, प्रतिवर्ती, निरंतरता और अनुक्रमिता। क्या ऐसी चीज़ है जो दोस्तों ऐसा विकास है जो सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता है? ये दोस्तों आपको आंसर लगाना है। बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों। इसका दोस्तों जो आंसर होगा वो होगा बा, प्रतिवर्ती। ये दोस्तों इसके अंतर्गत नहीं आता है। इसके अंतर्गत आते हैं सामान्य से विशिष्ट की, निरंतरता और अनुक्रमणिकता। प्रतिवर्ती क्या होती है दोस्तों? इसका मतलब होता है प्रतिवर्ती शब्द का अर्थ है पुनः प्रारंभ करना। इसका क्या अर्थ है दोस्तों? इसका अर्थ है पुनः प्रारंभ करना। इसका अर्थ है पुनः प्रारंभ करना। और दोस्तों जो मानव का जो विकास होता है इसका अर्थ हो गया पुनः प्रारंभ करना, लेकिन जो मानव का क्वेश्चन के अनुसार अगर विकास होता है वह परिपक्वता प्राप्त करने के बाद दोबारा से नहीं होता, पुनः प्रारंभ नहीं होता। ये आपको दोस्तों ध्यान रखना है। मानव का जो विकास है परिपक्वता अगर वो एक बार प्राप्त कर लेता है, मतलब एक ऐसी एज के अंदर का आ जाता है जिसमें वो सोचने समझने की शक्ति आ जाती है, तो दोस्तों वो द्वारा से प्रतिवर्ती के द्वारा वो पुनः प्रारंभ नहीं हो सकता। इसलिए आपको इसको रॉन्ग किया गया है प्रतिवर्ती को, और इसके ये 3 उत्तर सही है। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं 6वें प्रश्न की तरफ। जो आपका प्रश्न है, वैयक्तिक शिक्षार्थी एक दूसरे से में भिन्न होते हैं। एक दूसरे से किस चीज़ में दोस्तों भिन्न होते हैं? आपको ऑप्शन है विकास क्रम, विकास की सामान्य क्षमता, बुद्धि एवं विकास के सिद्धांतों, या विकास की दर। इनमें से दोस्तों कौन सा आंसर होना चाहिए आपके अनुसार? तो दोस्तों वैयक्तिक जो शिक्षार्थी होते हैं दोस्तों वो सब किसके अंतर्गत अलग होते हैं दोस्तों? इसका आंसर होगा दोस्तों विकास की दर। व्यक्ति जो शिक्षार्थी होते हैं वो विकास की दर के अनुसार अलग होते हैं, भिन्न होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों 7वें प्रश्न की तरफ। प्रश्न ज़्यादा है दोस्तों, हमको जल्दी थोड़ा सा फास्टली पढ़ना पड़ेगा। चलिए पढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आता है 7वां, जिसके अंतर्गत पूर्व विद्यालय में पहली बार आया बच्चा मुक्त रूप से चिल्लाता है। मतलब पूर्व की क्लास के अंतर्गत ऐसा बता रहे हैं। इसके अंदर एक बच्चा मुक्त रूप से चिल्लाता है। 2 वर्ष पश्चात वही बच्चा जब प्रारंभिक विद्यालय में पहली बार आता है, जब उसी विद्यालय में पहली बार आता है तो अपना तनाव चिल्लाकर व्यक्त नहीं करता, अपितु उसके कंधे व गर्दन की पेशियां तन जाती हैं। उसके इस व्यवहारिक परिवर्तन का क्या सैद्धांतिक आधार हो सकता है? तो दोस्तों इसके इस परिवर्तन में क्या है कि जब पहली बार वो विद्यालय आता है तो चिल्लाता है, जो अगली बार विद्यालय फिर से आता है तो वो बच्चा तो उसके अंदर कुछ परिवर्तन होता है, वो चिल्ला कर नहीं, उसके कंधे गर्दन की पेशियां तन जाती हैं। उसके इस व्यवहारिक परिवर्तन सैद्धांतिक आधार हो सकता है। आपसे ये प्रश्न है, आपके ऑप्शन है दोस्तों विकास क्रमिक प्रकार से होता है, विकास के निरंतर ही होता है रहता है, अलग अलग लोगों में विकास भी भिन्न रूप से होता है, या विभेद व एकीकरण विकास के लक्षण हैं। इनमें से दोस्तों आपको ऑप्शन क्या होना चाहिए, आप बताइए। दोस्तों इसका अंतर होगा, जो बालक के अंदर ऐसी प्रतिक्रिया आती हैं वो विभेद व एकीकरण विकास के लक्षण की वजह से ऐसी प्रतिक्रियाएं उनके अंतर्गत स्थापित होती हैं। तो उसका आंसर आपको लगाना है दोस्तों दा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, जिसके अंतर्गत एक बच्चा अपनी मातृभाषा सीख रहा है। कोई बच्चा है जो अपनी मातृभाषा सीख रहा है, दूसरा बच्चा वही भाषा द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहा है। मतलब एक बच्चा तो पहले से उसको दोस्तों वही भाषा आती है, वही सिखाई जा रही है। तो एक ऐसा बच्चा है दूसरी लैंग्वेज, जैसे कोई साउथ का बच्चा हो गया और आगे दूसरी भाषा हिंदी सीख रहा है, उसके यहाँ दूसरी भाषा चलती है, तो दोस्तों वो आगे यहाँ दूसरी भाषा सीख रहा है तो उसको दूसरा बच्चा वही भाषा द्वितीय भाषा कहलाती है। तो दोनों निम्नलिखित में कौन सी समान प्रकार की त्रुटि कर सकते हैं? तो दोस्तों दोनों के अंतर्गत ऐसी कौन सी त्रुटि होगी तो दोनों कर सकते हैं? तो आपसे ऑप्शन है दोस्तों अधिकाधिक सामान्यीकरण, दूसरा ऑप्शन है सरलीकरण,
तीसरा ऑप्शन है विकासात्मक, और चौथा है अत्यधिक संशुद्धता। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? तो दोस्तों इसके अंतर्गत ये होगा कि विकासात्मक इसका सही आंसर होगा, कि दोनों दोस्तों एक दूसरे विकासात्मक की प्रक्रिया द्वारा त्रुटि कर सकते हैं दोनों। तो दोनों विकास किस किस तरीके से हो सकता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं 90वें प्रश्न की तरफ। अपने आप को प्रेम करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, यूपी टेट में आया हुआ प्रश्न है ये, आपको ध्यान रखना है। अपने आप को प्रेम करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? आत्म केंद्रित प्रवृत्ति, अहंकारी प्रवृत्ति, नर्सिज्म की प्रवृत्ति या हिप्नोटिज्म की प्रवृत्ति? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, यूपी टेट के अंदर आया हुआ प्रश्न है। आपसे पूछा गया है अपने आप को प्रेम करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं। तो दोस्तों आप आत्म केंद्रित मतलब अपने में ही स्थिर रहते हैं, या अहंकारी प्रवृत्ति, या आपके अंदर अहंकार घमंड इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ है कि आप अपने आगे किसी की बात नहीं सुनते हैं, या फिर आपका तीसरा जो ऑप्शन आता है नार्सिसिज्म की प्रवृत्ति या हिप्नोटिज्म की प्रवृत्ति। हिप्नोटिज्म आपने सुना होगा, जिसके अंतर्गत हिप्नोटाइज की विधि भी की जाती है दूसरे को वशीकरण द्वारा अपने नियंत्रण में करने के लिए, ऐसा ही बताते हैं। तो दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए? तो दोस्तों इसका आंसर होगा नासर्गिक की प्रवृत्ति, इसका आंसर होगा। और दोस्तों इसका मूल कारण क्या है? इसका जो मूल कारण है दोस्तों, मूल कारण क्या है? एक मिनट। आपको प्रेम करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं दोस्तों नासरिज्म की प्रवृत्ति। नासरिज्म की जो प्रवृत्ति है दोस्तों, इसके जो मनोवैज्ञानिक थे वो कौन थे दोस्तों? इनके मनोवैज्ञानिक आपको ध्यान रखने हैं, आपसे एग्जाम में अगर पूछ लें तो वो फ्रायड थे दोस्तों। फ्रायड नासरिज्म की जो प्रवृत्ति थी इनके द्वारा दी गई थी। और यूनानी मतलब ऐसा यूनानी पौराणिक कथा में भी बताया गया है इसके बारे में दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आपसे 10वां प्रश्न पूछा जाएगा, विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो आपका ऑप्शन है एरिक्सन, फ्रायर, कोहलर या वॉटसन। इनमें से दोस्तों कौन है जो विकास के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, विकास का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको ध्यान रखना है दोस्तों। किसने दिया था दोस्तों? इसका आंसर है दोस्तों एरिक्सन। ये एरिक्सन नाम के थे जो मनोवैज्ञानिक, इन्होंने विकास के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत का प्रतिपादन दिया था दोस्तों। अगर आपसे सन पूछ ली जाए तो जो 1950 के अंतर्गत इन्होंने इस नियम को दिया था दोस्तों, आपको ध्यान रखना है दोस्तों। आपको विकास के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? एरिक्सन, और 1950 के अंतर्गत इन्होंने किया था, आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा दोस्तों आपसे और इन्होंने ऐसी क्या प्रतिक्रिया दी थी? इन्होंने बताया था दोस्तों तो जैविक कारकों की अपेक्षा इन्होंने बताया था जो सामाजिक कारक होते हैं दोस्तों, इनके अलावा जो सामाजिक कारक होते हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण कारक होते हैं जो इनके द्वारा बताया गया था, आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की तरफ। आपसे पूछा जाएगा विकास शुरू होता है, बालक का जो विकास होता है वो कहाँ से शुरू होता है, कौन सी अवस्था होती है जहाँ से शुरू होता है दोस्तों? तो पहला ऑप्शन है उत्तर बाल्यावस्था से, दूसरा है प्रसव पूर्व अवस्था से, तीसरा है शैशवावस्था से, चौथा है पूर्व बाल्यावस्था से। इनमें से आपको कौन सा उत्तर होना चाहिए दोस्तों बताइए? तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो आंसर होगा दोस्तों प्रसव पूर्व अवस्था से। इसका जो महत्वपूर्ण प्रश्न है इसका मतलब ये दोस्तों विकास जो स्टार्ट होता है, ये प्रसव जब पूर्व अवस्था चालू होती है वहीं से स्टार्ट हो, जब बच्चा जन्म लेता है तब से स्टार्ट हो जाता है, और ये लगभग चलता है दोस्तों मृत्यु पर्यंत, मृत्यु तक दोस्तों ये चलता है। ये आपको दोस्तों ध्यान रखना है, अच्छा प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की तरफ। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। आपके ऑप्शन है दोस्तों अंतर संबंध का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत या अंतःक्रिया का सिद्धांत। दोस्तों आपके अनुसार इसका आंसर क्या होना चाहिए? दोस्तों इसका आंसर है निरंतरता का सिद्धांत। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, विकास दोस्तों हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है, तो इसको अपन एक शब्द में बोलेंगे तो निरंतरता का सिद्धांत के अनुसार इसको दर्शाया जाएगा। बढ़ते हैं 13वें प्रश्न की तरफ, जिसके अंतर्गत दोस्तों आपसे प्रश्न कहेगा किसने कहा। इसके अंतर्गत एक कथन कहा गया है दोस्तों, यह पूछा गया किस मनोवैज्ञानिक ने इसके बारे में बताया था। तो आपसे पूछा एक व्यक्ति का दूसरे से अंतर एक सार्वभौमिक घटना जान पड़ती है, एक व्यक्ति का दूसरे से अंतर एक सार्वभौमिक घटना जान पड़ती है। ये शब्द दोस्तों किसने कहा था? टॉयलर, स्किनर, प्रो एंड प्रो या वुडवर्थ। इसके किसने कहा था दोस्तों, बताइए इसका आंसर? इसका आंसर है दोस्तों टॉयलर, ये टॉयलर के द्वारा बताया गया था, ये आपको ध्यान रखना है, अच्छा प्रश्न है। तो आपसे अगला प्रश्न पूछा जाएगा एमएट के अंतर्गत दोस्तों आया हुआ प्रश्न है ये, जो है सीफ्लोकोडल प्रवृत्ति के सिद्धांत के अनुसार शारीरिक विकास होता है। सीफ्लो प्रवृत्ति सिद्धांत के अनुसार
शारीरिक जो विकास होता है वो क्या सिर से पैर की तरफ होते हैं दोस्तों, या निकटवर्ती से लेकर दूरवर्ती दूरस्थ अंगों तक होते हैं, पाँव से सिर की ओर होते हैं, या दूरस्थ अंग से निकटवर्ती अंगों तक होते हैं दोस्तों। इसका आंसर बताइए दोस्तों क्या होना चाहिए। इसका दोस्तों जो आंसर है मैं आपको बता देता हूँ, इसका जो आंसर है वो सिर से पैर की तरफ। इसका जो विकास शारीरिक विकास जो होता है सीफेलोकोडिक प्रवृत्ति, यह एक प्रवृत्ति होती है दोस्तों। इसके अंतर्गत शारीरिक जो विकास होता है वो सिर से पाँव की ओर होता है। ये आपको दोस्तों ध्यान रखना है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। एमपी टेट के अंतर्गत क्लास 1 से 5 के अंतर्गत 2011 का प्रश्न है दोस्तों, आया हुआ प्रश्न है। आपसे अगला प्रश्न पूछा जाएगा दोस्तों, फ्राइड की विकास अवस्थाओं के अनुसार किस अवस्था का प्रारंभिक विद्यालय आयु समझा जाता है। फ्राइड की दोस्तों जो विकास अवस्थाओं के अनुसार किस अवस्था का प्रारंभिक विद्यालय आयु समझा जाता है, मतलब इन्होंने बच्चे की प्रारंभिक आयु का जो बताया है दोस्तों, वो क्या बताया है, प्रारंभिक अवस्था क्या बताई है। मुखावस्था बताया है, गोदावस्था बताया है, अव्यवस्था बताया, शेषनावस्था बताया। तो दोस्तों इसका आंसर होगा मुखाव्यवस्था। आपको ध्यान रखना है, ये भी अच्छा प्रश्न है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 16वां प्रश्न आपका आ रहा है, सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है। जी दोस्तों क्वेश्चन रिपीट हो गया है, लेकिन आप एक और मैं और करा देता हूँ, आप इसका आंसर बताइए। क्योंकि लीना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है, यह विकास के सिद्धांत को दर्शाता है दोस्तों। बताइए आपको, निरंतरता का सिद्धांत, सामान्य विशिष्टता का, व्यक्ति भिन्नता का सिद्धांत, अंतर संबंध का सिद्धांत दोस्तों। इसका आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों। तो इसका आंसर है व्यक्ति दोस्तों भिन्नता के कारण ऐसा होता है। आगे बढ़ते हैं 17वें प्रश्न की तरफ। एक बालक पहले पूरे हाथ को, फिर उंगलियों को तथा फिर हाथ और उंगलियों को एक साथ चलाना सीखता है। जब बालक जन्म लेता है दोस्तों तो सबसे पहले क्या करता है, एक बार पहले पूरे हाथ को चलाता है, फिर उंगलियों को, फिर हाथ और उंगली दोनों को साथ में चलाता है। और उदाहरण वृद्धि और विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है। तो जो दोस्तों ये उदाहरण दिया गया है, ये वृद्धि के कौन से विकास के सिद्धांत को दर्शाता है, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। आपके जो ऑप्शन है वो पहला ऑप्शन है निरंतरता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, सामान्य से विशेष का सिद्धांत, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। तो दोस्तों आपके अनुसार इसका आंसर क्या होना चाहिए बताइए। इसका दोस्तों जो आंसर होगा वो होगा वाह। इसका आंसर एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण की प्रक्रिया द्वारा दोस्तों ये ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करेगा, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। आपसे अगला प्रश्न पूछा जा सकता है, वो स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु या घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है कहा जाता है। दोस्तों तार्किक रूप से वो सोचता है, उस अवस्था को क्या कहा जाता है, मूर्त क्रियात्मक अवस्था। उस अवस्था को क्या कहते हैं दोस्तों, मूर्त क्रियात्मक अवस्था। ये आपको ध्यान रखना, अच्छा प्रश्न है। आपसे अगला प्रश्न पूछा जाएगा, परिवार एक साधन है। जो परिवार होता है दोस्तों वो कैसा साधन है, वो अनौपचारिक शिक्षा का साधन है। क्योंकि जो औपचारिक जो शिक्षा मिलती है दोस्तों वो काम मिलती है विद्यालय के अंदर के मिलती है, तो ये अनौपचारिक शिक्षा का साधन है। आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं 20वें प्रश्न, निरीक्षण विधि में किया जाता है। तो दोस्तों निरीक्षण विधि में क्या करते हैं, तो दूसरों के व्यवहारों का अध्ययन। जब आपको पता है कि जिसके अंतर्गत हम दूसरे को परखते हैं वो निरीक्षण विधि के अंतर्गत आता है। दूसरों जो व्यवहार वो कर रहा है, बालक के द्वारा जो व्यवहार किया जा रहा है दूसरों के प्रति, हम उसको परखने का काम करते हैं, वो निरीक्षण विधि के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों ये थे हमारे 20 प्रश्न, और इससे हमने ये आज जो तीसरा जो चैप्टर है बाल विकास का महत्वपूर्ण तीसरा चैप्टर जो एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं वो कवर कर लिया है दोस्तों। और आगे हम जो आपके लिए लेकर आएंगे चौथा चैप्टर। और दोस्तों हमारे चैनल को आप देखते रहिए, और हमारे प्लेलिस्ट में जाकर आप हमारे चैनल के जो जिलेवार मध्य प्रदेश का अध्ययन करा रहे हैं वो भी दोस्तों आप देख सकते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है, और आगे वाले जो एग्ज़ाम है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से उसके अंतर्गत से सारे प्रश्न फंसने की पूरी संभावना है दोस्तों। और आगे आपको पता ही है जेल पुलिस की वैकेंसी भी डल चुकी है। तो दोस्तों आप हमारी वीडियो को देखिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। चलिए दोस्तों, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।